व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे यहाँ पर, जिन्हें मैंने तो नहीं बोलते हुए देखा है माइक्रोफोन पर कभी, आप लोगों ने देखा हुआ अलग बात है। मैं आमंत्रित करूंगा, संभवतः सबसे ज्यादा सीनियर यहाँ पर हैं, वो सबसे ज्यादा शायद उम्र उनकी होगी, परम आदरणीय दादा श्री नंदलाल सिंह जी। दादा जी से आमंत्रित करूंगा कि आप आइएगा और जरूर बोलिएगा। आप प्लीज जरूर आइए, क्योंकि आप आज आएंगे तो आप जब चले जाएंगे तो हम लोग आपकी तस्वीर देख लिया करेंगे। जब आपकी याद आएगी तो, जब आपकी बेहद याद सताएगी तो हम लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे चाहे जहां रहेंगे आपको देख लेंगे कि दादाजी ऐसे बोल रहे थे, देख लेंगे। कम से कम भी दादाजी तो जियत है ना, भाई तो है। जोरदार ताली बजाइए, बहुत जबरदस्त ताली बजाइए, क्योंकि सबसे सीनियर है यहाँ के। ऐसी बोल पे कैसी हमसे तवाज़ुन निस्बत है। हाँ भाई, सब भाइयों से मेरा प्रणाम और आशीर्वाद पहुँचे। हम तो किस लायक नहीं है, सिर्फ आप लोगों को आशीर्वाद दिल से देते हैं कि हे मालिक, आप लोग इस गांव और घर का विकास करें, ताकि मरे जिए हमारा भी नाम हो कि उस गांव के ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं। और ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, सबसे मेरा यही विनती है। दादाजी रुकिए एक मिनट, कुछ सवाल हैं आपसे, सवालों के जवाब आपको देना बड़ा जरूरी है। दादा सवाल के जवाब दे के जा, आज जवाब न दे के जावत हो सकत ही अवसर फिर न मिले, चला जा तब जल्दी आई, वैसे भगवान करें ढेर दिन आ रहा लेकिन जवाब दे रहा हम सब देख लेवा करब जब मन करे। दादाजी ये बताइए, आप अपने समय में कितनी पढ़ाई किए हैं, शिक्षा क्या है आपकी, बता दीजिए। मेरी शिक्षा कक्षा 3 तक है। अपनी स्थिति आज कह रहा हूँ सबके सामने कि हम लोग खखैचा पढ़ने जाते थे, दोपहर में दाना तक नहीं मिलता था कि वहाँ नाश्ता कर ले, इतनी मजबूरी थी। लेकिन घर के अकेले माँ 3 महीना की थे हम कि मर गई, पिताजी बताए थे। इतनी मजबूरी थी कि खाने के लिए एक एक दाने के लिए परेशान थे। लेकिन माताजी पिताजी ये बताए कि रो मत, ये हमारे कोठी अमर होकर आए हैं, बहुत परिवार होगा। जो माँ मेरी कही वो मेरे सामने आया, और ज़्यादा आप लोगों को सामने मैं बोल नहीं सकता हूँ। दादाजी आप बड़ी मुसीबत से पढ़े, आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बदमाशी करते हैं, वो जो एक घूस रिश्वत लेते हैं, 10 रुपए दो तब पढ़ने जाएंगे, ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन आप कह रहे थे खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उस समय हम खखैचा पढ़ने जाते थे पैदल उतनी दूर जो है। आप मुझे एक बात ये बताइएगा, इतनी स्थितियां गिरी हुई थी, आप कौन सा कपड़ा पहन के जाते थे उस समय, बच्चों को बता दीजिए। हम एक चड्ढी और गंजी, कभी कभी धोती का फटन बांध करके जाते थे पढ़ने। अब आप बताइए, वो स्थिति थी। आज के बच्चों को नसीहत देनी चाहिए। मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि आप लोगों को, बच्चों को पता चल सके, और जो भी इंटरनेट के माध्यम से बच्चे ये वीडियो देखें वो सीखें कि तब की क्या स्थिति थी, मजबूरियों में जो है पढ़ने जाते थे। पर आपको तो अच्छा कपड़ा मिलता है, बेहतरीन कपड़ा मिलता है, महंगा कपड़ा मिलता है, कितने दुख की बात है, फिर भी आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। और उसके बाद जब आप बड़े होंगे, जब आपकी शादी हुई रही होगी, मतलब दादी हमारी आई होंगी, ऐसी स्थिति में तब आपने, जब आपके पास कोई रोजगार तो था नहीं, इतना मुझे पता है किसानी का काम चलता था, तो आप कैसे सोच रहे थे कि मैं परवरिश करूंगा, मेरे जो बच्चे होंगे, कैसे किया आपने सब मैनेज, कैसे किया सब कुछ? देखिए भाई, हम बीड़ी बनाया था 7 साल, उसके बाद चुरा कर भाग गए प्रदेश, समझ गए। तो हमारे 2 बच्चे थे, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा लिखा पाया, कुछ पढ़ाया लिखाया, कोशिश किया, नहीं पढ़े, और किसी तरीके से ऐसे दिन पास हुआ। आज भविष्य की बात है कि नाती पैदा हुए हैं, पढ़ रहे हैं आप लोगों के चरण के आशीर्वाद से। ठीक है दादा, कुछ और कहना चाहेंगे? अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा दादाजी के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा आप लोगों को जो है ज्ञान बताया, जो है कि कैसी स्थिति थी, कितने बुरे दिन से जो है पढ़ाइयाँ जो है तब करते थे लोग, लेकिन अब लोग नहीं पढ़ते हैं। अब इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ाना है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तुरंत जो है यहाँ इस गांव के, मेरे नज़रिए से, देखिए आप लोग बुरा ना मानिएगा, मेरे जानकारी के अनुसार
मेरे जानकारी के अनुसार रामायण के प्रकांड विद्वान और रामायण के बोले तो सम्राट मैं कह लूँगा कि यहाँ सरजू पट्टी में उनके समान कोई रामायण का विद्वान उपस्थित नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार मैं आमंत्रित करूँगा। इसमें बहरहाल उनकी थोड़ा सा मानसिक स्थितियाँ कम सही चल रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं हैंडल कर लूँगा उन्हें जो है। तो आइए परम आदरणीय चाचा श्री देवेंद्र बहादुर सिंह जी। न बोल पाऊँ, चलो ठीक है। उनकी जो है मानसिक स्थितियां थोड़ा सा कम सही चल रही हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है उन्हें दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको बुलाना चाह रहा था। इसी बीच में चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई विजय प्रकाश यादव जी सत प्रणाम चरणों में आमंत्रित करूंगा, मंच पर आइए और बच्चों के लिए आप कुछ कहिए। और ये जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या यह फायदेमंद है या नुकसानदेह है लोगों के लिए? इससे लोग जागरूक होंगे, लोगों को लाभ होगा, या ये स्टूडियो बनवाने से नुकसान होगा लोगों को? और शिक्षा कितना अच्छा है आपकी नज़र से? बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? वैसे ये देखिए लाइट भी आ गई और जो है इसका मतलब है आपका स्पीच बढ़िया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार ताली बजा के स्वागत करिएगा प्लीज। बड़े भाई सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ने के लिए हम लोग के पास फीस नहीं जुटती थी, यहाँ तक कि बुक नहीं जुटती थी और हम बड़े परेशान रहते थे। हमारे माता पिता 18 रुपये साल का फीस नहीं जमा कर पाते थे। हम लोग बड़ी मुश्किल से, मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे पोस्ट पर जाएं और अपनी लाइफ बनाएं। हम लोगों का गर्व से सीना ऊंचा होगा और इसी के साथ अच्छे रास्ते पर चल करके पढ़ाई लिखाई करके महान बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपसे चंद हेलो हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बच्चों से यह गुजारिश है मेरी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, गलत रास्ते पर न जाएं, अच्छे रास्ते पर चल करके अपनी शिक्षा को प्राप्त करके ऊंचे जगह पर कदम रखें। आपसे चंद सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, मैं तो आपसे सवाल करना चाहूंगा छोटे से। आप बताएंगे कि आपने पढ़ाई तो सारी बताई दी, लेकिन जब आपकी शादी हुई थी, हमारी भाभी जी हैं, तो आपने क्या सोचा कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? आपने रोजगार किया, अपने आलों को बता दीजिए। भाई साहब, हम रोजगार का अपनाए, काफ़ी दिन तक खेती किए, खेती में सफलता नहीं मिली तो हम मुंबई चले गए। कुछ दिन तक हमने सर पर टोकरी रख करके मुंबई में धंधा अपनाया। उसके बाद पानी पूरी का धंधा किया। इसके बाद हमने 1 साल बाद चले आए घर आने के बाद 2 साल के बाद गए तो प्लास्टिक की थैली का काम किया, हमने डिलीवरी का काम किया, सब लोगों को दिया, जगह जगह पहुंचाया और पैसा कमाया। उससे मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा। इसके साथ बीच में बीएमसी और म्यूनसिपालिटी बहुत तंग किया, तब हमने छोड़ करके अपना जलेबी का धंधा शुरू किया। उसी का काम करते हैं और उसी से अपना चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। तो आप जलेबी का धंधा करते हैं, जो बच्चे न जानते हो जान लें, और जो नागरिक बुजुर्ग न जानते हो, जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है, अपने भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई बनाने का काम करते हैं, जिससे अपने व्यवसाय को चलाते हैं। वास्तव में आंखों में आंसू आ जाता है ऐसी परिस्थितियों को याद करके। लेकिन जो अपने इतिहास और पुराने समय को याद नहीं करता, वो इंसान वैसे का वैसे ही रह जाता है, वो सुधर नहीं पाता है। इसीलिए हम चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, लोगों के बीच में आए, आप जरूर विचार करेंगे, लोगों की स्थितियों की जानकारी होगी। पहले चौपाल बैठा यदि अब कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता है, अब तो बस ऐसे किसी मीटिंग में हो गया तो कोई बात नहीं। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? कुछ कहना क्या चाहेंगे, हम बच्चों से खाली यही कहना चाहेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक जोरदार ताली बजाइएगा। अब मैं थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित सबको बुलाएंगे। इसके पहले मैंने एक कार्यक्रम रखा था 26 जनवरी पर, सभी बच्चे वहां उपस्थित थे। आज ये अंडरग्राउंड करना पड़ रहा है, हाल के अंदर उतनी जगह नहीं है। अपने बच्चों को बुला लेंगे तो बच्चे पूरा जगह ले लेंगे, आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए मजबूरी में हमने अपने ये 8-10 कमांडो बच्चे जो हैं उनको हमने बुलाया, बाकी सबको नहीं बुलाया।
तो उस समय जब कार्यक्रम हो रहा था तो हमारे पास कई एक ऐसे शब्द आ गए थे, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ गई थी कि आप लोगों को मौका नहीं देते मंच पे बोलने के लिए। हमने कहा हम तो दरबार खोल के बैठे रहते हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, जिसको बोलना सब आ जाओ। लेकिन उस समय मतलब थोड़ी सी गलतियां हमसे हुई थी। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बुलाऊंगा, सबको बोलना है यहाँ पर जो है। लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम को हम चाहेंगे गोकुल यादव जी से, आप जो है जो उद्घाटन का काम है उसको आप बढ़ाते रहिए और जैसे ही अवसर मिले आप आकर के जो है करा दीजिएगा। हमारे भीम यादव जी आए हुए। तो चलिए इस कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसे जाबाज नौयुवक के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं, उसे बुलाना चाह रहा हूं, जो आपके गांव के लिए एक मिसाल कह लीजिए कि उसने आपके गांव को बहुत आगे बढ़ाया है, राष्ट्रीय लेवल तक स्तर पहुंचा दिया है। क्योंकि ये मामूली बात नहीं होती है, गांव में लोग जान जाते हैं एक दूसरे को, अलग चीज है। थोड़ा सा और लोग जान जाए, 2-4 गांव के लोग, ये भी एक अलग बात है। लेकिन अगर प्रांत लेवल पर, अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी को लोग जानते हो और उसे ये पहचाना जाए कि यार ये सरजू पट्टी गांव का जिला इलाहाबाद का है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपके जो है खेल से संबंधित बात कर रहा हूं इस समय। शायद इशारा मेरा समझ गए होंगे कई लोग, जितने लोग समझे हो कृपया हाथ उठाएं प्लीज। तो जो समझ गए हो मैं किसकी चर्चा करूं, इसका मतलब काफी फैन यहां पर बैठे हुए हैं। तो मैं बात कर रहा हूं खेल जगत से, क्रिकेट दुनिया के बादशाह आपके एरिया क्षेत्र के। वाकई में इतना जाबाज धुरंधर खिलाड़ी कोई यहां इस क्षेत्र में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कृष्णमूर्ति यादव जी के विषय में। तो कृष्णमूर्ति यादव को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, क्रिकेट से जलवा दिखाया है, गांव का नाम रोशन किया है। मैं चाहूंगा ऐसे 10-12 क्रिकेटर अगर और हो जाते गांव में तो पूरा गांव चमक जाता भाई। और बच्चियां थोड़ा सा ध्यान देंगी इनके वक्तव्य पर, क्योंकि विशेष कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों का नंबर भी आ रहा है, थोड़ा सा बताइएगा कौन बोलना चाहेंगे। डरिए मत, आइए, कोई बात नहीं, सब अपने हैं। शुक्रिया, धन्यवाद राजेश भाई। हेलो। तो सबसे पहले मैं आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों का और भाइयों का, बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहता हूं और भाइयों से नमस्ते करता हूं। तो बोलने में जो भी कमियां होंगी छोटा बच्चा समझ के माफ कीजिएगा। तो आज का जो विषय है शिक्षा का, बहुत बड़ा विषय है, खास करके बेटियों के ऊपर। लोग तो सभी कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन जब जमीनी हकीकत पे आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता लड़कों को ही देते हैं, किसी की भी बात हो। लेकिन ये जब तक ये मानसिकता बदलेगी नहीं हर घर की, तब तक न तो गांव का विकास होगा न तो पूरे देश का विकास होगा। इसलिए मैं, जहां तक मेरी सोच है, मैं अपनी सोच से कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार बेटियों को ही देना चाहिए। क्योंकि अगर बेटियां समाज में आगे जाएंगी तो हमारा समाज बिल्कुल आगे जाएगा। और जो स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है, होने वाला है, बहुत ही अच्छा कदम है ये। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि इसका गुणगान कर सकूं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मेरे कुछ चंद सवाल हैं, सवालों के जवाब जरूर दीजिए। मुझे आशा है आप जवाब देंगे सवालों का और लोगों को पता चलेगा यहाँ जो उपस्थित है और हमारे पूजा कैसेट youtube.com के माध्यम से जो लोग देख पाएंगे ये सारी प्रतिक्रियाएं, उन लोगों के लिए चंद सवाल हैं। आप सबसे पहला सवाल ये बताइएगा, आपने शिक्षा कितनी प्राप्त करी है इस समय, बताइएगा आप उन सबको कि कितनी आपकी शिक्षा है इस समय। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन, स्नातक आपने किया। स्नातक करने के बाद बीच बीच में, मैं तो जानता ही हूं, पर कुछ लोग जो दूर दराज के हैं वो नेट के माध्यम से नहीं जानेंगे, मैं तो जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, कुछ चीज मुझे भी नहीं पता है तो वो जानना होगा। तो सबसे पहले आपको क्रिकेट के विषय में ज्यादा लोग जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के माध्यम से लोग ज्यादा समझते हैं, ज्यादा मानते हैं। तो बताइए सबसे पहला क्रिकेट आपने अपने जीवन का, सबसे बढ़िया अब तक के कैरियर का आपका क्रिकेट मैच कहाँ का रहा और आपने वहां पे क्या जो है अपनी वो दिखाई, आपने क्या बढ़िया प्रदर्शन किया वो बताएंगे, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जी, सबसे बढ़िया प्रदर्शन तो मेरा बंगाल में था। वहाँ पे जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, हम लोग का फाइनल था वहाँ पे, राजनंदिनी में चल रहा था। तो वहाँ पे था, हमने वहाँ पे 5 विकेट लिया था और 70-75 रन भी बनाए थे। तो पुरस्कार उन्होंने दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सबसे बेहतर प्रदर्शन मेरा वही था। अभी फेसबुक के माध्यम से काफी बच्चों को पता चला था, आपका सीयर हुआ था उसमें कि 80,000 रुपए के चेक
शो हुए थे फेसबुक के माध्यम से, कई बच्चों ने हमसे चर्चा की, हमने भी देखा बाद में, वो आपके किस प्रदर्शन के ऊपर दिया गया था? आपने उस समय क्या भूमिका निभाई थी टूर्नामेंट के अंदर, मैच के अंदर? जो सबसे बड़ा प्राइज होता है मैन ऑफ द सीरीज का, जो पूरे मैच में अच्छा खेलता है उसी का प्राइज था वो। और वो कहाँ पे मैच हुआ था, किस जगह पर? वही राजनंदिनी में ही, तो बंगाल में ही हुआ था। तो बताइए, आपके गांव के ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो बंगाल तक खेल कर आ गए हैं, तो यहाँ पर जरूरी बनता है कि आप उत्साह बढ़ाने के लिए ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि इतनी दूर जाके आया है आपके ये गांव का बच्चा, तो भाई अब इतना तो हक बनता ही है। एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि क्रिकेट में जिज्ञासा कहां से बनी आपकी कि आप क्रिकेट खेलें? आपको कब लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए? क्रिकेट तो बहुत छोटा था तभी से मैं खेल रहा था, घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट किए, तो इलाहाबाद जाके प्रैक्टिस भी करता था, पढ़ाई भी करता था। बीच में थोड़ी परेशानियां आ गई थी जिसकी वजह से घर वाले सपोर्ट किए, आप देखते हुए बचाना चाह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, या हकीकत में घर वालों ने सपोर्ट किया? पक्की बात बताइएगा। नहीं जी, बिल्कुल घर वालों ने सपोर्ट किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि अगर ना भी हो तो बोलना पड़ता है कि नहीं भाई था ऐसा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ये हो गया। आप मैं ये चाहूंगा कि अब आप जो है यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ अजीब प्रश्न रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। जो यहाँ बुजुर्ग हैं तकरीबन 50 के ऊपर वाले, उनके लिए कुछ विशेष क्या कहना चाहेंगे? और जो लगभग नवयुवक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चियां बैठी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 3 प्रश्नों के एक साथ जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं बुजुर्गों के लिए कहना चाहूंगा कि ये कहावत है कि हिंदू बुजुर्ग जो होते हैं जितनी उम्र ढलती है वो गुस्सैले उतने ही हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा हमारे बुजुर्गों को ध्यान देना चाहिए कि परिवार में सोच समझ के रहें, परिवार को लेके चलें। और साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो युवा वर्ग है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल तो चलता ही रहता है। और बच्चियों से भी ये कहना चाहेंगे कि खूब मन लगा के पढ़ें और अपने माता पिता से खूब लड़ झगड़ के आगे से आगे बढ़ें कि हमको पढ़ाई करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं सकता। तो इन्हीं बातों के साथ और इतना सम्मान देने के लिए मैं राजेश व्यास जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सभी बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहूँगा। धन्यवाद। एक जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे आप सब। ऐसी धरोहर कम से कम सरजू पट्टी में निकल के आई। एक गांव था बगल में, मैंने भी अपनी कान से सुना है बहुत बार, आपने भी सुना, कबीरहन के पूरा कहे लोग कहते थे, कबीरहन के पूरा बत्ती के बोलते थे ना। बड़े भाई हमारे यहाँ दयाराम यादव जी उपस्थित है, सही बात है ये, कबीरहन के पूरा बोलते थे ना पहले। मैं इस शब्द के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं, विशेष बात। कभी कभी इस धरती पर ऐसा पुरुष भी पैदा हो जाता है कि कलंक के टीके को भी मिटा देता है। लोग कहते हैं कि कलंक का टीका मिटता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कलंक का टीका भी मिट जाता है। ऐसा ही कर दिखाया है एक ऐसे महापुरुष ने कि जिस गांव को थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से लोग देखते थे पहले, उस गांव का नाम बदल करके राम जतन का पूरा हो गया है। मतलब वो एक महान पुरुष हुआ, यहां वो कहीं और का था, लेकिन यहां आया, लोग लेके आए, यहां रहने लगे, और बाद में उन्होंने इतना नाम रोशन कर दिया बिरहा जगत में कि उनके गांव का नाम ही राम जतन का पूरा हो गया, और उस बात को लोग भूल गए। तो ऐसे ही काम करने वाले बहुत सारे हुए। कृष्णमूर्ति यादव जी का बयान जो आप लोगों ने सुना है, मेरा तो सीना गदगद हो गया है। अगर ऐसे कुछ काम कर देते हैं बहुत अच्छे लोग, आपका कैसा है वो आप महसूस कर पाते होंगे अंदर अंदर क्या है। तो चलिए भाई, व्यवस्था हो गई है तो आइए करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम लोग रेडी हैं। अंदर वालों का क्या हिसाब किताब है, मैनेजमेंट आप लोग देख रहे हैं, अगर लगता हो कि कर देना चाहिए तो आप लोग करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोकुल कहाँ है? गोकुल खान को बुलाइए, उनकी उपस्थिति रहने जरूरी है भाई। उद्घाटन होने के बाद भी आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी तो ट्रेलर चालू है, पूरी पिक्चर बाकी है, पूरा फिल्म बाकी है। देख के जाइए, पूरी फिल्म देख के जाइए, अभी तो ये शुरुआत है। और जिन्हें विशेष आवश्यकता होगी, अर्जेंट भी रहता है, नाराज न होइएगा। अगर जाना हो तो आप प्रसाद लेकर के, मतलब पानी पी करके ही जाएं। आप अगर बता देंगे कि भाई हम जा रहे हैं
तो आपके लिए नाश्ता की व्यवस्था कर दिया जाएगा। जो कुछ भी यहाँ अभी टूटा फूटा है वो व्यवस्था हो जाएगी। आप पानी पकड़ के तभी जाइएगा, जब जाना हो तो बता दीजिएगा प्लीज। आइए भाई, कि हम बोलते ही रहेंगे। तमाम सारे हमारे जो है करोड़ों की संख्या में दर्शक जो हमें देखते हैं, उन सभी को मैं सूचना देना चाहता हूं कि आप लोगों के कमेंट बहुत सारे मिलते थे कि आवाज ठीक नहीं आती है, आवाज ठीक नहीं आती थी, तो मैंने आप लोगों की समस्या को दूर कर दिया है और अब पूजा कैसेट स्टूडियो का निर्माण हो चुका है, आपकी समस्याओं का निदान हो चुका है। अब जब आप हमसे जुड़ करके इंटरनेट पर देखेंगे, आवाज में कोई कमी नमी नहीं रहेगी, साफ सुथरी आवाज आपको मिल जाएगी, क्योंकि निर्माण हुआ है। वीडियोग्राफर से चाहेंगे कैमरा हाथ में रखें और बिल्कुल अटैच करते जाएं, उन लोगों को यकीन हो जाए कि अब चालू हो चुका है स्टूडियो। और कुछ विशेष महत्वपूर्ण हमारे श्री रामाश्री यादव जी, डॉक्टर कोमल चंद सरोज जी, अब बुलाए तो ढेर जनक जगह ही नहीं भैया, तो इसलिए